सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके मध्य बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ सोल साइंस, मृदा विज्ञान के मूल तत्व के कुछ जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लाए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, उससे पहले कुछ जानकारी लिए लेते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आपको बता दें ये जो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की सोलम शब्द से हुई। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। और किस शब्द से हुई? सोलम शब्द से हुई। यह प्रश्न में दो प्रश्न बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं? वह यह पहला प्रश्न यह बनता है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। दूसरा बनता है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो इसका जो पहला उत्तर बनेगा वो ये होगा, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। और किस शब्द से हुई? तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई। अब बात करते हैं मृदा विज्ञान का अध्ययन किन दो शाखाओं में किया जाता है। तो मृदा विज्ञान का अध्ययन दो शाखाओं में किया जाता है, एक है एडोफोलॉजी और दूसरी है पैडोलॉजी। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मृदा विज्ञान के अध्ययन में कितनी शाखाएं हैं। इसकी दो शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है एडोफोलॉजी, एक होती है पैडोलॉजी। और मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। उसके बाद अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मृदा उर्वरता में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की भूमिका के बारे में लिखिए। दोस्तों यह प्रश्न CSJMU में 2014 में पूछा गया था। उसके बाद में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो मृदा उर्वरता में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की भूमिका के बारे में लिखिए। तो बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। तो इसका सही उत्तर है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात एवं मृदा में महत्व, अर्थात कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात मृदा में बहुत ही महत्वदायी होता है। तो मृदा कार्बनिक पदार्थ एवं मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन में एक घनिष्ठ संबंध होता है। मृदा कार्बनिक पदार्थों एवं मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन में एक घनिष्ठ संबंध होता है। कार्बन ऊर्जा प्रदान करता है और नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। उसके बाद मृदा में उपस्थित कार्बन एवं नाइट्रोजन की संपूर्ण मात्राओं में जो अनुपात होता है उसे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात किसे कहते हैं? तो आपको बता दिया जाए यहाँ पे कि मृदा में उपस्थित कार्बन एवं नाइट्रोजन की संपूर्ण मात्राओं में जो अनुपात होता है उसे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं। कौन कौन सा होता है? मृदा में उपस्थित कुल कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं। अब इसका एक सूत्र होता है C/N, मतलब कार्बन अनुपात नाइट्रोजन। तो इसका एक सूत्र होता है, वो ये होता है कि C/N इक्वल मृदा में उपस्थित संपूर्ण कार्बन नीचे बटे में मृदा में उपस्थित संपूर्ण नाइट्रोजन, अर्थात C/N बराबर मृदा में उपस्थित संपूर्ण कार्बन और उसके नीचे यानी कि बटे में मृदा में उपस्थित संपूर्ण नाइट्रोजन। अब जो कार्बन नाइट्रोजन जो होता है तो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात अत्यंत ही परिवर्तनीय होता है, बहुत ही जल्दी बदल जाता है। कृषि योग्य मृदाओं में जो CN अनुपात यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो 8:1 से 15:1 होता है। पर सामान्यतः मृदाओं में जो अनुपात लगभग वो 10:1 होता है। सामान्य मृदाओं में जो अनुपात होता है वो 10:1 होता है। और जो कृषि योग्य मृदाओं में जो अनुपात होना चाहिए वो 8.1 से 15.1 होता है। और जिन मृदाओं में अनुपात 10:1 पाया जाता है उन्हें सामान्य मृदा कहा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय मृदाओं में CN अनुपात। आपको यहाँ पे कुछ मृदाओं के बारे में बताएंगे जिनमें उनका CN अनुपात दिया गया है कि किस मृदा में कितना कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। तो बात करते हैं पहले जलोढ़ की। यह जलोढ़ मृदा है, इसमें 9.0 से 14.0 तक होता है, अर्थात इसमें 9 कार्बन और 14 नाइट्रोजन होता है। लेटेराइट में 8.5 से 14.0, मतलब 8.5 कार्बन और 14.0 नाइट्रोजन। ये जो मरुस्थलीय मृदा होती है इसमें 6.5 कार्बन और 11.5 नाइट्रोजन होता है।
अब बात करते हैं काली मृदा की। इसमें 9.0 कार्बन और 14.8 नाइट्रोजन। पहाड़ी मृदा में 9.0 कार्बन और 13.5 नाइट्रोजन। ये जो गोबर की खाद होती है इसमें 20 और अनुपात 30 का चलता है, अर्थात 20 कार्बन होता है और 30 नाइट्रोजन। यही फलीदार पौधों में भी यही होता है, उनमें भी 20 कार्बन और 30 नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है कि कीटनाशी एवं कवकनाशी क्या है? प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिएगा। पहले बताइएगा कीटनाशी एवं कवकनाशी क्या है और उनके प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिएगा। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है, और वो इसलिए क्योंकि ये दोस्तों प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है। 12 में भी पूछा गया, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में। इसलिए यह प्रश्न इस बार भी पूरी 100% संभावना कि यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्या था कि कीटनाशी एवं कवकनाशी क्या है? प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका सही उत्तर है कि कीटनाशी किसे कहते हैं? तो फसल के लिए हानिकारक कीटों को मारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को कीटनाशक कहते हैं। कीटनाशक किसे कहते हैं? फसल के लिए हानिकारक कीटों को, जो कीट फसल को हानि पहुंचाते हैं उनको मारने के लिए प्रयोग किए जाने वाली पदार्थ, उनको कीटनाशक कहते हैं। उदाहरण हो गया जैसे कि गेमेक्सिन, बीएचसी तथा डीडीटी आदि। यह सब क्या है? यह सब कीटनाशी हैं। अब बात करते हैं कवकनाशी की कि कवकनाशी क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जो कवक को मारते हैं अथवा नष्ट कर देते हैं। कीटनाशी क्या था? वे पदार्थ जो हानिकारक कीटों को मारते हैं उनको कीटनाशी बोलते हैं, और जो वे पदार्थ जो कवक को मारते हैं उनको कवकनाशी बोलते हैं। और कवकनाशी कौन कौन से हैं? तो एक है क्लोरोफेनिनॉल, फिर है पायरीन, पोमाडीन आदि। अगला प्रश्न है कि मृदा कणाकार क्या है? मृदा कणाकार क्या है? तो मृदा कणाकार वह है मृदा खनिज कण विभिन्न आकार के होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कण जैसे कि बालू, सिल्ट तथा क्ले के होते हैं। मृदा कणों का अपेक्षिक आकार मृदा कणाकार से व्यक्त किया जाता है। अतः मृदा कणाकार मृदा कण की महीनता या रुक्षता को निर्देशित करते हैं। निर्देशित या व्यक्त करते हैं। उसके बाद मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है। तो मृदा कणाकार किसे कहा जाता है? तो मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि विलयन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज विलयन या व्हाट इज लिक्विड, एक तरीके से बोला जाए इसे। तो विलयन क्या है? तो आपको बता दें, विलयन जब किसी पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो एक पारदर्शक मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार के द्रव को विलयन कहा जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, नहीं जानते तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि विलयन कौन से प्रकार के होते हैं और जो प्रकार होते हैं वो क्यों अलग अलग विभाजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है मृदा वायु का संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। कि मृदा वायु संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा कि मृदा वायु संगठन क्या है, या इसके ऊपर आप एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, या क्योंकि पिछली बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह प्रश्न 12 में भी पूछा गया था, 13 में भी पूछा गया था और 17 में भी पूछा गया था। तो बात करते हैं कि मृदा वायु का संगठन पर क्या संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि मृदा का संगठन, मृदा में वायुमंडलीय वायु के समान मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, निष्क्रिय गैसें तथा CO है। लेकिन मृदा में वायु ऑक्सीजन कम तथा CO2 की मात्रा अधिक होती है। वैसे एक तरीके से देखा जाए कि वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, नाइट्रोजन 78% और जो CO2 होती है वो 0.03% होती है। पर जो मृदा में जो मृदा वायु है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है और CO2 की मात्रा अधिक होती है। मृदा वायु का संगठन मुख्यतः मृदा के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं की गति तथा मृदा वायुमंडलीय वायु के संपर्क में कितनी आसानी और किस अंश तक आती है उसके ऊपर निर्भर करता है। मृदा वायु का जो संगठन मुख्यतः मृदा के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं की गति तथा मृदा वायुमंडल वायु के संपर्क में कितनी आसानी से और किस अंश तक आती हैं, वह सब उस मृदा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से है।
अब बात करते हैं विभिन्न मृदाओं में वायु का संगठन आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो यहाँ पर एक तरफ गैसों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ मृदा वायु दी गई है कि शीतोष्ण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और एक तरफ दिया गया है वायुमंडलीय वायु कि वायुमंडल में उसकी क्या प्रतिशत या आयतन होता है। तो बात करते हैं ऑक्सीजन की। ये जो ऑक्सीजन होता है वो शीतोष्ण क्षेत्र में 15.1 से 20.6 तक होता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 7.6 से 18.6% तक होता है। और इसका जो आयतन प्रतिशत है वो वायुमंडल में 1.0 होता है। बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यह शीतोष्ण क्षेत्र में 79.2 से 81.4 तक होता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 85.9 से 91.4 होता है। और ये जो वायुमंडल में होता है यह भी सर्वाधिक होता है 78.0। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका 0.05 शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 2.0 से 5.5 तक होता है। और इसका जो वायुमंडल में आयतन प्रतिशत होता है वो 0.03 होता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 2.0 से 5.5 तक होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं या नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आप नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि यह प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो वह क्रिया जिसमें वायुमंडलीय तत्वीय नाइट्रोजन मृदा में स्थिर अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो वह क्रिया जिसमें वायुमंडलीय तत्व नाइट्रोजन मृदा में स्थायी अकार्बनिक या कार्बनिक नाइट्रोजनीय यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। साथ में दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना भी, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे दी जाएगी जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल की जिस पर आपको PDF और जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।